सेक्शन बी आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 5 का कोड है HX। 21वें क्वेश्चन का पार्ट। इसमें का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपको इसी सेट में मिला था। HCF दिया है 2 नंबर्स का और LCM हमें फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, इसमें फार्मूला हम लगाएंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ऐसे आप अब उन दोनों नंबर्स का 99 और 153 का HCF हमको पता है 9 है, LCM हमें फाइंड करना है। बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या 99 है और दूसरी संख्या है 153। अब इसमें अगर LCM हम फाइंड करने जाएंगे तो 9 यहाँ से बटे में जाएगा, मतलब 99 इंटू 153 अपॉन 9। 9 यहाँ से बटे में गया, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब यहाँ से LCM आप निकालोगे तो 11 तिया 33 का 3 हासिल लगेंगे 3 और 11 पचे 55 और 3 58 का 8 हासिल 5। फिर 11 एकम 11 और 5 16, तो LCM हो जाएगा 1683। देखिए 21 का खा पार्ट ये है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ से कह रहे हैं थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे cos 45 की वैल्यू रखेंगे। cos 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर तो है ही, -1 इक्वल्स टू cos थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, -1 इक्वल्स टू cos थीटा। 2 कैंसिल, 1 में से बन जाएगा 0 इज इक्वल टू cos थीटा। cos में 0 मान किसका होता है? 90 अंश का होता है। तो cos थीटा cos हटा देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 21 का गा पार्ट। इसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं और इनके बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है ये, और ये कह रहा है कि y का मान निकालो। तो AB दूरी दे रखी है 10, एक दूरी दे रखी है और एक हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? फार्मूला अंडर रूट में 12 - 4 का होल स्क्वायर, 12 - 4 होल स्क्वायर, फिर 3 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, पहले में पहला घटाना है और दूसरे में दूसरा। 12 - 4 और फिर 3 - y स्क्वायर से आएगा। अब दोनों बच्चों में वर्ग करने पर 12 में से 4 जाएगा 8 का वर्ग प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 10 का वर्ग कितना होगा? 100। 3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 8 का वर्ग 64 उधर गया तो -64। फिर 3 - y का होल स्क्वायर, और 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा। हटा के देख लीजिए। फिर वर्गमूल लेंगे तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? +-6। 36 का वर्गमूल हो जाएगा +-6। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं? y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए ध्यान से, ये माइनस का y उधर जाएगा तो +y, प्लस का 6 इधर आया तो -6 और -6 इधर आया तो +6। बात वही है, +-6 इधर आया तो -+6 हो जाता है, -y उधर जाएगा तो +y। एक बार हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह ले लेंगे तो 3 - 6 बचेगा, और एक बार यहाँ पर माइनस लेंगे और एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3 + 6। अब y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 में से 6 जाएगा तो -3, एक y का मान ये हो गया, और 6 और 3 9, y बराबर 9 हो गया। एक तरीका ये है, दूसरा ये हो सकता है, आप हो सकता है यहाँ पर होल स्क्वायर खोल जाए, ऐसे वर्गमूल नहीं ले तब भी लग जाता है। तब फिर द्विघात बनेगी, सॉल्व करेंगे तब भी 2 फैक्टर y के 2 मान यही निकलेंगे। ये बिंदु है x, y। इन्होंने कहा कि ये बिंदु पॉइंट 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि समान दूरी पर होना। ये पॉइंट जितना इससे दूरी पर है उतना ही उससे दूरी पर, इसका मतलब समदूरस्थ है।
तो एक्स वाई में एक रिलेशन मांग रहे हैं कि रिलेशन निकाल कर दिखाओ। प्रश्नानुसार ये दिया है कि पी ए बराबर पी बी, ये बराबर, और पी ए क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट में x माइनस थ्री का होल स्क्वायर फिर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। पीवी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में x माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने का, वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा, यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने का। तो एक स्टेप में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, फिर होल स्क्वायर से भी खोल लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर 3 का वर्ग 9 2 3 6x, फिर वाई स्क्वायर और 6 का वर्ग 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 6 12 माइनस के 12y इज इक्वल टू, इसे वर्ग किया तो रूट हट गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर 3 का वर्ग 9 और 2 3 6x, फिर वाई स्क्वायर 4 का वर्ग 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा तो 2 चक्कू 8 माइनस का 8y हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है जी। अब प्लस का 6x है और ये माइनस 6x है, ये माइनस 6x तो लिखा ही है, प्लस का 6x इधर आया तो माइनस 6x हो गया, माइनस 12y यहाँ पर लिखा हुआ था पहले से ही, माइनस के 8y थे इधर आएंगे तो प्लस के 8y हो गए, बराबर उधर क्या है 16 और प्लस का 36 उधर गया तो माइनस 36। 6 और 6 आप जानते हो ये 12x हो जाएगा और 12 में 8 जुड़ेगा तो माइनस का 4y हो जाएगा और 16 में 36 घटेगा तो 6 में से 6 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, माइनस का 20 हो जाएगा। अब माइनस का 4 कॉमन ले लें तो 4 3 12x और माइनस 4 ले लें तो प्लस y, माइनस का 20 लिखा ही है, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 पंचे 20। नाउ फाइनल आंसर इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। यही आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का बड़ा पार्ट या अंगा कह लीजिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और पाई का मान 22/7 रख दीजिए। रेडियस स्क्वायर मतलब इसकी गुणा 2 बार करनी है, 3.5 गुणे 3.5 और हाइट h है, h हो गया 12। अब 7 से काटेंगे, 7 × 35.5 हो जाएगा और 3 से इसे काट दीजिए, 3 चक्कू 12 हो जाएगा और 22 पंजे हमें तो याद है 110, अगर नहीं याद है तो गुणा करके देख लीजिए, 1 अंक बाद दशमलव, 35 चक्कू 140 है ना, 35 गुना 70, 35 चक्कू 140 हो जाएगा, चाहे गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20 का जी मार्क्स 2, 4 3 12 2 14, 1 अंक बाद दशमलव, तो आंसर आएगा 11 गुणे 14। फिर 11 चक्कू 44 के 4 हाथ से लगेंगे, 4 11 1 11 4 15, 154। चूंकि आयतन है तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 21वें का 4, इसमें माध्य चाहिए हमें। सामने एक टेबल दी है और इसमें हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले इसमें इस वाली टेबल को हम लोग FI बोल दें, 12 मारता है, और फिर हम लोग इसको बोल दें XI। XI इज द मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु लिया जाता है। तो 0 से 10 के मिड में कौन सा पॉइंट होगा 5, 10 से 20 का मध्य बिंदु होगा 15, 20 से 30 के मध्य में होगा 25 और 30 से 40 के मध्य में होगा 35 और 40 से 50 के मध्य में होगा 45। इसका जो फार्मूला है माध्य निकालने का जो फार्मूला है वो है सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI, ये फार्मूला है। FI/XI का मतलब इनकी गुणा करनी है,
और हमें ये वाली टेबल भी जोड़नी है और ये वाली भी जोड़नी है। तो सबसे पहले तो यही जोड़ लें। देखो 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 10 30 और 3 33 और 7 40। इनकी गुणा कर 3 बचे 15, 15 गुणे 10 हो जाएगा 150 और 11 बचे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 22 और 5 27, 9 बचे 45 के 5 हासिल लगेंगे 4, 9 तिया 27 और 4 31, 45 सत्ते 315 होता ही। चलिए 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28 जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल लगेंगे 2, 2 1 3 3 5 8 8 7 15 15 1 16 16 1 17 के 7 हासिल लगेगा 1 1 1 2 2 4 3 7 3 10 1070। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इस टेबल का जो सम है योगफल है वो 1070 आया है और सिग्मा एफ आई इसको जोड़ा तो 40 आया है। 0 0 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 2 10 2 बचे 27, 27 होगा तो 4 6 24, 24 के बाद 3 27, 3 बचे तो 0 बचे 30 हुए, 4 7 28, 2 बचे तो 0 होगा, 4 पंचे। नाउ आंसर इज 26.75, 26.75। अब क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला पार्ट है x² + 12 + 7x। इन्होंने कहा इसके पहली बात तो शून्यक निकालो, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके शून्यक चाहिए और हमने हमेशा कहा जब भी शून्यक चाहिए तो शून्य कर दो, शून्यक चाहिए तो शून्य कर दो। पहले 7x कर लो फिर 12, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 7 हो जाए। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 3 7। x² इस 7 को लिख लेंगे 4 + 3 x + 12, 4 और 3 7 ही होता है। x² प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 3x + 12 = 0। पहले दूसरे टर्म में x कॉमन लिया, x कॉमन बचा x, फिर x कॉमन लिया तो 4 + 3 कॉमन तो x बचा और 3 चक्कू 12। अभी इसमें से x + 4 पूरे में से कॉमन है, बचेगा x + 3 = 0। एक बार पहला फैक्टर = 0 तो x बराबर +4 उधर जाएगा तो -4, फिर x + 3 = 0, ये प्लस का 3 उधर गया तो -3। तो इस बहुपद के 2 शून्यक आ गए। ध्यान दीजिए, एक शून्यक हो जाएगा -4 और एक शून्यक हो जाएगा -3। इसका मतलब इस बहुपद के 2 शून्यक है, एक -4 और एक -3। तो इसमें एक काम और करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में 2 संबंध होते हैं। एक होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, एक ये होता है, और दूसरा होता है अल्फा × बीटा = c/a। ये बोले जाते हैं शून्यकों, शून्यक अल्फा बीटा हो गए और ये गुणांक हो गए। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, इनको वेरीफाई करना है। तो शून्यकों को हम लोग अल्फा बीटा से लिखते हैं, तो कोई भी मान लो, इसे अल्फा मान लीजिए तो अल्फा हो गया -4 और बीटा हो गया -3। अब स्मॉल abc के मान, a बराबर कितना है 1, x² के गुणांक को a कहते हैं, a 1 हो गया, b होता है x का गुणांक यानी 7 हो गया, और c है अचर पद यानी 12। अब हम पहला वाला फार्मूला ले रहे हैं, अल्फा + बीटा, अल्फा इज -4 एंड बीटा इज -3, 4 और 3 कितना हुआ 7। अल्फा + बीटा -b/a होता है, b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो फाइनल आंसर इज -7। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे और इसे दे देंगे 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कहोगे आप? पहली और दूसरी को अगर ध्यान से देखें तो दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी। तो ये प्रूव हो गया कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a। पहला फार्मूला वेरीफाई हो गया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे फार्मूले की तरफ। वो क्या है? अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है? अल्फा है -4 और बीटा है -3, तो माइनस और 4 तिया 12। अल्फा × बीटा आ गया, और दूसरा ये क्या होता है c/a होता है। c अगर देखें तो कितना है 12 है, और a कितना है 1 है।
12/1 12 हो गया। इसे इक्वेशन 3 दे दीजिए और इसे इक्वेशन 4 दे दीजिए। तो फ्रॉम 3 and 4 तीसरी और चौथी से क्या कहोगे, दोनों का राइट साइड इक्वल है कि नहीं है? दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी। प्रूव हो गया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो ये दोनों शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध सत्यापित हो गए। देखिए 22 का खा पार्ट क्या कह रहे हैं। दो संख्याएं हैं, इनके वर्गों का अंतर 180 है। तो सबसे पहले हम यहां पर मान लें कि दो संख्याएं x और y है। मान लिया दो संख्याएं हमने x और y है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 180 है। इसका वर्ग करें क्या होगा x², इसका वर्ग करें क्या होगा y²। इनके वर्ग कर दें, इनका अंतर कर दें, बराबर कितना आ रहा है 180। इक्वेशन 1 है। समझ आ गया होगा। इन्होंने कहा इनके वर्गों का अंतर 180 है, मतलब वर्गों का अंतर, इसका वर्ग किया x², इसका वर्ग किया y²। इनके वर्गों का जो अंतर है यानी घटाना है वो 180 है। आगे इन्होंने एक और बात कही कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसमें छोटा बड़ा कुछ मान लो। मान लिया छोटी संख्या y मान लेते हैं। अब छोटी संख्या अगर y मान ली है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप समझ जाओ। बड़ी संख्या x हो जाएगी। फिर भी लिख दिया हमने। ये कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है, y, इसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग आगे लिखा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या x है, वो इसके 8 गुने के बराबर है। कौन? उसको 8 गुना कर दो। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसे इक्वेशन 2 दे दो। उसके बाद ये कहेंगे कि संख्याएं ज्ञात करिए, तो संख्याएं निकालनी है। अब दोनों इक्वेशन है, सॉल्व करिए जैसे करते हैं। ये मान उठा के वहां रखो, y² का ये मान यहां पर पुट करने पर, समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर हम इतना लिखते हैं। x² और y² की जगह पर वहां 8x लगाएंगे इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इधर आया तो माइनस 180। 180 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पर 8 हो जाएगा। 18 गुणे 10 हो जाएगा क्या? चेक करते हैं। 18 दावन 180 और 18 में से 10 घटेगा तो 8। ठीक बात है। x² माइनस 8 को लिख देंगे 18 माइनस 10 माइनस 180 इक्वल्स टू 0। 18 में से 10 जाता है तो 8 आ जाएगा। ठीक है। माइनस का 18x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। पहले और दूसरे में x कॉमन तो x बचेगा और x कॉमन तो 18 बचेगा। प्लस यहाँ से 10 ले लो तो फिर x बचेगा, 10 ले लेंगे तो 18 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 18। जब x माइनस 18 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0, माइनस 18 उधर गया प्लस 18। एक बार दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0, प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से x के 2 मान निकल के आ रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, y² की वैल्यू देखते हैं कैसे आ जाएगी। y² की वैल्यू है 8x, तो x का वो मान तो कंसीडर ही नहीं कर सकते हम लोग। x की वैल्यू 18 रख देंगे। 18 8 144 और 144 का जब वर्गमूल लेते हैं तो हमें याद है प्लस माइनस 12 आता है। ये वाला मान संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर y काल्पनिक हो जा रहा है। चलिए निकाल के दिखाते हैं। y² बराबर 8x, x का मान अगर माइनस 10 रखोगे तो 10 8 80 और किसी का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता, इसका मतलब ये काल्पनिक हो जाएगा। y बराबर रूट माइनस 80 जो काल्पनिक है, जो काल्पनिक है तो ये नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसके 2 आंसर आएंगे। x बराबर 18 के साथ y के 2 मान आ रहे हैं, प्लस 12 और माइनस 12। तो लास्ट में आंसर ऐसे लिखना, अतः अभीष्ट संख्या है। अभीष्ट का मतलब जो हमें निकालनी थी। अभीष्ट संख्या है 18, 12 या
18, -1, 18, 12 या 18, -12। अगर इन्होंने धन पूर्णांक ही लिखा होता तो हम सिर्फ 18, 12 ही लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो 18, 12 भी लेंगे और 18, -12 भी लेंगे। इसका पेपर में क्या करना, आंसर भी एक बार चेक कर लेना। इनके वर्गों का अंतर देख लो, 180 है क्या? 18 का वर्ग कितना होता है? 324 और 12 का वर्ग कितना होता है? 100। घटा के देखिए, 4 में 4 गया 0, 12 में 4 गया 8 और 2 में से गया 180। और एक बात और इन्होंने कही थी कि छोटी संख्या का वर्ग, 12 का वर्ग कितना? 144। उसका भी करेंगे तब भी यही आएगा, -12 का वर्ग भी यही होगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 18 की 8 से गुणा करते हैं, आप जानते हैं 18 × 8 144। इसका मतलब आंसर। अगला क्वेश्चन समझते हैं 22वें का गा। सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु ए हो गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं। तो बाह्य बिंदु से ये वृत्त है, इस पर 2 स्पर्शियां खींच दी, AB और AC। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही बेटा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियों के बीच का कोण। आगे कह रहे हैं कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, स्पर्श बिंदु क्या है? B और C, इनको मिलाने वाला रेखाखंड कौन हो गया? BC। कह रहे हैं इनको मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण ये हुआ। कह रहे प्रूव करो कि ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब जिन कोणों का योगफल 180 अंश होता है वो संपूरक कहलाते हैं। तो हमें इन दोनों को संपूरक करना है। इतना आसान प्रश्न है, मतलब पढ़ने के बाद भले आपको थोड़ा कठिन लगे। एक थ्योरम केवल आप जानते हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं, ये 90 हो गया। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है, 90 हो गया। ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हम जानते हैं 360 होता है। 360 में ये 90 और ये 90, तो 90, 90, 180। बचा कितना? 180, यानी इन दोनों का योगफल 180। इसका मतलब ये दोनों संपूरक है। लेकिन लिखा कैसे जाए, लिखने का क्या तरीका है? क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में होता है तो आपको लिखना भी ठीक से, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीधे सीधे कह देना जैसे हमने कह लिया। पूरा आप डिटेल में लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का केंद्र O है, फिर लिखेंगे बाह्य बिंदु A से वृत्त पर, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शियां, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शियां AB तथा AC हैं। बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शियां AB तथा AC हैं। अच्छा जी, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि कोण BAC प्लस BAC प्लस कोण BOC, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इनको ठीक लिखा है। BAC और BOC, इनका योगफल 180 डिग्री प्रूव करना है। अर्थात करके लिखते हैं, अर्थात दोनों संपूरक है, यही तो प्रूव करना है। अब आते हैं हम इस पर उत्पत्ति पर। उत्पत्ति जैसे ही स्टार्ट करें, सबसे पहला एक थ्योरम लिखते हैं। अभी समझाया था कि 90 क्यों है, ये लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। ध्यान से समझिए, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। तो फिर हम 2 कोणों के बारे में ये कह सकते हैं कि एंगल ABO ये 90 डिग्री होगा,
ABO 90 डिग्री होगा, और नीचे वाला भी देखें तो ACO ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों 90-90 हो गए। अब इसके बाद ये कहेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चतुर्भुज के बारे में भी हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज कैसा भी हो, इसके चारों कोणों का योगफल, चारों कोणों को अगर जोड़ दें तो उनका योगफल हो जाता है 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के अगर चारों कोण हम जोड़ दें तो योगफल कितना हो जाएगा? 360। तो सबसे पहले एंगल BAC प्लस ABO प्लस एंगल BOC प्लस ACO इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों कोण जोड़ दिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अच्छा, एंगल BAC को यही रहने दो, एंगल ABO को हमने लिख दिया 90 डिग्री, एंगल BOC ऐसे रहने दीजिए, और ACO को, इसे समीकरण 1 और 2 बना दो, लिख देना समीकरण 1 और 2 से। ABO को 90 रख दिया और ACO को भी 90 रख दिया, बराबर 300। अब क्या होगा? एंगल BAC प्लस एंगल BOC और 90-90 हो जाएगा 180 बराबर 360। अब ये उधर जाके घटेगा, तो एंगल BAC प्लस एंगल BOC 360 में 180 घटेगा तो यहां पर हो जाएगा 180। तो BAC प्लस BOC 180 अंश हो गया। इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक है। लास्ट में लिख भी देंगे, अतः कोण BAC तथा कोण BOC संपूरक है।